हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आता है मैटर। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, मतलब जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। यहाँ पे मास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। मास किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो उसका मास होगा। मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। अब मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, 3 प्रकार के मैटर होते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर होता है उसका कुछ फिजिकल नेचर होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा गति में रहते हैं, वो हमेशा हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं पार्टिकल्स के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ खाली जगह होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ग्लास में वाटर ले लेंगे और जितना भी हमने एक ग्लास में वाटर फिल किया है वहाँ पे हम एक मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी या शुगर को ऐड करेंगे। जब हम शुगर को अच्छे से ऐड कर लेते हैं, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं वाटर में, तो हम ये मार्क चेक करेंगे। तो जो ये मार्क है ये उतने का उतना ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो जो ये चीनी या शुगर है उसने इस स्पेस को फिल कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड, मैक्सिमम इन गैसेस। तो जो ये स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये सबसे ज़्यादा कम सॉलिड में होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड्स में होता है और सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, When we dissolve the salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of matter. जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिकल के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो हमेशा गति में रहते हैं। इसे देखने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे। तो जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml ऑफ वाटर में डालते हैं तो इस वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस टेस्ट ट्यूब से 10 ml ऑफ वाटर को दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो ये दूसरी टेस्ट ट्यूब का वाटर है वो थोड़ा सा और लाइट होगा, क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो थोड़ा सा कम थे। इस वाली टेस्ट ट्यूब से फिर इसमें ट्रांसफ़र करेंगे एंड देन इसमें करेंगे। तो धीरे धीरे जो ये वाटर का कलर है वो थोड़ा सा और लाइट होते जाता है, क्योंकि जो ये वाटर के जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं हम थोड़े थोड़े से कम करते जाते हैं। आगे देखते हैं पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो किसी पार्टिकल्स को मूव कराने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे कि हम कभी एक ग्लास ऑफ वाटर में जब शुगर को मिक्स करते हैं, तो जब हम वाटर को थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो शुगर उसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड, मैक्सिमम इन गैसेस। जो ये पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कम सॉलिड में होते हैं, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड में होते हैं, और सबसे ज़्यादा गैसेस में होते हैं। जो ये पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा कम आगे देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा। हम आगे मैटर के स्टेट के बारे में देखेंगे। तो जो मैटर होता है उसके 3 स्टेट होते हैं, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं। डेफिनेट शेप, जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे कि टेबल। जो टेबल होती है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, वो खुद अपने शेप को चेंज नहीं करती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, जो एक सॉलिड होता है उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वो अपने आप कहीं से कहीं मूव नहीं कर सकती है। रिजिड, रिजिड मतलब कठोर। जो सॉलिड होते हैं वो ठोस होते हैं, वो कठोर होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसी वजह से वो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट। दूसरा हम देखेंगे लिक्विड स्टेट। हम यहाँ लिक्विड स्टेट के बारे में देखते हैं। नो डेफिनेट शेप, मतलब जो लिक्विड होता है उसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसे कि वाटर। वाटर का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। उसको हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेती है, उसे हम कप में डालते हैं तो वो कप का शेप ले लेती है। मतलब लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, लिक्विड की कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। उसे हम कभी भी फ्लोर पर डाल देंगे तो वो फैलने लग जाती है, मतलब उसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब बहाव। जो लिक्विड होता है उसमें फ्लूइडिटी का नेचर होता है। जब भी हम कभी वाटर को एक जगह, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहाव। जो लिक्विड होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे फ्लूइडिटी कहते हैं। लो कंप्रेसिबल, जो लिक्विड होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हम लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब लिक्विड का एक वॉल्यूम होता है, वो डेफिनेट होता है। जैसे कि हम किसी लिक्विड को ग्लास में डाल देंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, उस लिक्विड को हम जग में डाल देंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे कि लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आगे हम देखेंगे मैटर के थर्ड स्टेट के बारे में, द गैसियस स्टेट। फर्स्ट हम देखेंगे नो डेफिनेट शेप। जो गैस होती है उसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे हम गैस को बलून में भर देंगे तो वो बलून का शेप ले लेती है, गैस को हम किसी भी कंटेनर में भरते हैं तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगी। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, जो गैस होती है उसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है, वो फ्रीली कहीं भी मूव करते रहती है। फ्लूइडिटी, जो गैस होती है उसका एक नेचर होता है फ्लूइडिटी, मतलब बहाव, वो कहीं भी फ्रीली मूव करते रहती है। हाई कंप्रेसिबल, मतलब जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनको दबाया जा सकता है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, जो गैस होती है उसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, मतलब कोई इसका निश्चित आयतन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे हम किसी भी सॉलिड में जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाती है, और उस लिक्विड में जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो धीरे धीरे गैस में चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे वाटर का।
वाटर को जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब जब वाटर का आइस फॉर्म में होता है, तो जब हम आइस में टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो धीरे धीरे वाटर में मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। और जब हम उस लिक्विड स्टेट में हीट अप्लाई करते हैं तो वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर। सो प्रेशर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इसमें देखेंगे जब हम गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, एंड जब हम गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। सो इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है तो उसमें एलपीजी गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में फिल होती है। सो इसके लिए जब एलपीजी गैस में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि CO2 गैस। CO2 गैस में जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है, जिसे ड्राई आइस कहा जाता है। सो इसी टाइप से टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है। सो वीडियो में हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। सो आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लग जाता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो आगे हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। मतलब इतनी हीट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। देखने के लिए हम एक जार में आइस लेंगे और उस आइस में थर्मामीटर लगा देंगे। सो थर्मामीटर में जब हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो टेम्परेचर 0 होगा। सो धीरे धीरे जब हीट की वजह से आइस मेल्ट होने लग जाएगी, जब ये आइस आधी मेल्ट हो जाएगी तब हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो जो ये टेम्परेचर था वो अभी भी 0 ही है। तो ये टेम्परेचर 0 क्यों है? क्योंकि जो इसको टेम्परेचर मिला, जो इसे हीट मिली, वो हीट इस आइस ने मेल्ट होने के लिए इन्वेस्ट कर दी। सो इसे ही हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपरस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो आगे हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। जो 1 kg लिक्विड होता है उसमें कितनी हीट प्रोवाइड करे कि वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लग जाए, उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सो इसे देखने के लिए हम एक जार में वाटर लेंगे और उसमें थर्मामीटर लगा देंगे और उस जार को नीचे से हीट देने लग जाएंगे। सो जब हम हीट देंगे तो जो ये वाटर है वो उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और इसमें हम थर्मामीटर में नोट करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो ये वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज होने लग जाएगी। और आगे हम देखेंगे कि हम इसे और हीट देंगे तभी भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तभी भी जो ये वाटर है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। सो इसके बाद जब हम और हीट देंगे तो जो ये वाटर है वो इस हीट को वेपर फॉर्म में चेंज होने में लगा देगा। सो इसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सब्लिमेशन। सो देखते हैं सब्लिमेशन किसे कहते हैं। The change of solid directly to vapor on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state called sublimation। जो सॉलिड होते हैं उनमें थोड़ा सा हीट प्रोवाइड हम जब कराते हैं तो वो सीधे सीधे वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और जो वेपर होते हैं उनको जब ठंडा करते हैं तो वो सीधे सीधे सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती हैं। तो इसे ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि सब्लिमेशन में जो सॉलिड स्टेट की चीज़ें हैं वो सीधे सीधे वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, वेपर फॉर्म की चीज़ें सीधे सीधे सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती हैं।
सब्लिमेशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन बॉल्स। सो हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे अपने घरों में जब हम कपड़ों के बीच में नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। जो नेफ्थलीन बॉल है वो सीधे सीधे सॉलिड स्टेट से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसे ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर का मैटर की स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेशर का मैटर की स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। If we compress a gas in cylinder, the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied. जब हम किसी सिलेंडर में गैस को फिल करते हैं, जैसे कि इस सिलेंडर में गैस को फिल किया गया है और इस पर प्रेशर अप्लाई किया गया है, तो प्रेशर अप्लाई करने पे जो ये गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। और इसी टाइप से हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि CO2 में क्या होता है, जो गैस होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से ये सीधे सीधे जो होती है वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है। और इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जो गैस होती है वो किसी सिलेंडर में फिल करी जाती है और उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने अपने घरों में देखा है LPG। और इसका दूसरा एग्जांपल है CNG। LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे एक टर्म देखेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस दैट चेंज लिक्विड वाटर टू गैसियस वाटर। मतलब इवेपोरेशन जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड वाटर जो होता है वो गैसियस वाटर मतलब वेपर फॉर्म में चेंज होने लग जाता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट उसका जो होता है वो 100 होता है, बट इवेपोरेशन में जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है उसमें वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही वेपर फॉर्म में चेंज होने लग जाता है। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो जैसे कि हम एक ग्लास में पानी ले लेंगे और एक थाली में पानी ले लेंगे और उसे हम धूप में रख देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि थाली का पानी इवेपोरेट कर गया है और ग्लास का पानी जो है वो बचा हुआ है, मतलब उसका थोड़ा सा लेवल कम होगा बट वो अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थाली का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा था, इसी वजह से जो इवेपोरेशन है वो थाली में ज़्यादा हुआ और ग्लास में कम हुआ। एंड सेकंड है टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम 2 ग्लास में पानी ले लेंगे और उसे हम घर के एक ग्लास घर के अंदर रख देंगे और एक ग्लास घर के बाहर रख देंगे धूप में। हम थोड़ी देर बाद जब देखेंगे तो जो धूप में जो ग्लास रखा हुआ है उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा, मतलब जो धूप में ग्लास रखा हुआ था उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसमें से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो रेनी सीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड समर सीजन में कम प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो समर्स में हम अपने कपड़ों को जब बाहर डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और जब ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम होता है। आगे देखेंगे विंड, मतलब जब तेज़ हवा चलती है तब हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो हवा होती है वो इवेपोरेशन को प्रमोट करती है, मतलब इवेपोरेशन को बढ़ाती है। पिछले पेज में हमने देखा था इवेपोरेशन के बारे में। इस पेज में हम देखेंगे इवेपोरेशन की क्या क्वालिटी होती है। तो चलिए देखते हैं। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज्ड कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन की वजह से हमेशा ठंडक होती है। Evaporation produces cooling as the particles at surface of liquid gain energy from the
surrounding and change into vapor, thereby producing a cooling effect. सो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड जो होता है वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर लेता है वेपर फॉर्म में चेंज होने के लिए। इस वजह से उसकी सराउंडिंग्स में एनर्जी कम हो जाती है जो कि कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। इसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एसीटोन या पेट्रोल को अपने हाथ पे डालेंगे और जब हम पेट्रोल या एसीटोन को हाथ पे डालेंगे हम फील करेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पेट्रोल या एसीटोन है वो हमारे हाथ की सरफेस से हीट को लेके वेपर फॉर्म में चेंज होती है, इसी वजह से हमारी स्किन पे वहाँ पे ठंडा फील होता है। सो इस वीडियो में हमने 9th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में हम बाकी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।